बार नजर डाल लेते हैं एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर, और उसके बाद समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए। कैश मार्केट में देखें तो अब ये जो बिकवाली का आंकड़ा था एफआईआईज की तरफ से, अब वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल केवल 170 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज करके गए। कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से बिकवाली देखने को मिली, लेकिन आंकड़ा थोड़ा कम छोटा है। 290 करोड़ की जो बिकवाली है वो कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से देखने को मिली। इंडेक्स फ्यूचर में 525 करोड़ की बिकवाली देखी गई है, और इंडेक्स ऑप्शन में जो आंकड़ा है वो खरीदारी का है। 2714 करोड़ की जो खरीदारी है वो एफआईआईज डीआईएस वो एफआईआईज मार्केट में करके गए हैं कल। तो ये तो थे कुछ संस्थागत निवेशकों के आंकड़े, लेकिन अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आज भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए कल की हल्की वीकनेस के बाद। और हमारे साथ तनीषा अकेडमी के नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए 18 स्वदेश को। क्या करना चाहिए आज भारतीय बाजारों में, किस तरह की रणनीति अपना के चले? हमारे अपने भी फैक्टर्स हैं जिनको की हम वॉच कर रहे हैं। नतीजा जो अर्निंग सीजन है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त संकेत जो मिल रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं लग रहे, थोड़े नेगेटिव साइड पर हैं। तो इन तमाम क्यूज को देखते हुए आज भारतीय बाजार किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। अगर हम लोग देखेंगे लास्ट कुछ दिनों से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की दिशा में जा तो रहा है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो ऊपर का जो मूव आया है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मार्केट। तो मेरा एक व्यू जो अभी भी मैं उसी के साथ जाना चाहूंगा, सेल ऑन राइज का। अगर हम लोग आज 16,150 के नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है मार्केट, तो हम लोग इजीली 16,000 से लेके 15,960 ये दो लेवल्स हम लोग इजीली चार्ट्स के ऊपर देख सकते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए, जब तक हम लोग 16,280 से लेके 16,350 इसके ऊपर क्लोज नहीं देते, तब तक थोड़ा सा बाइंग के लिए क्या करें, अवॉइड करें। मार्केट में जो भी कुछ तेजी देखने को मिलेगी उसको हमें बिकवाली करके ही जाना चाहिए। और बैंक निफ्टी मुझे काफी एक स्ट्रांग लग रहा था अभी तक, लेकिन बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ऊपरी लेवल के ऊपर जब तक 35,700 ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, तब तक अभी कोई भी लॉन्ग पोजीशन ना बनाए। जो भी कुछ आपको प्रॉफिट हुआ होगा वो आप प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ अहम लेवल्स हमने आपको बताए। निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो 16,150 का दिखाई दे रहा है। अगर नीचे की तरफ आया तो फिर 15,960 के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये रणनीति आपको नितिलेश की तरफ से दे दी गई है। इसके अलावा आपसे ये भी समझाइए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चलें? जैसे मैंने अभी कहा, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या फिर करेक्शन आ सकता है। तो मेरा जो पहला कैंडिडेट होगा वो बैंकिंग की तरफ से ही होगा। एसबीआई को हमें सेल करके जाना है। 486 के नीचे जैसे ही मार्केट फिसलेगा हमें बेचना है। 491 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 475 से लेके 470, ये दो टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो वर्लपूल का होगा। जैसे ही वर्लपूल का काउंटर 1650 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा, हम लोग सेल करके जाएंगे। स्टॉप लॉस 1680 का होगा। टारगेट 1600 और 1580, ये दो टारगेट के साथ हम लोग जा सकते हैं। ट्रेड तभी लेना है जब ये लेवल्स एक्टिव होंगे कैश मार्केट में, उससे पहले कोई भी ट्रेड ना बनाए। और क्वांटिटी को खास करके ध्यान से कम करो, क्योंकि वोलेटिलिटी मार्केट में आने वाले 2 से 3 दिन में एक्सटेंड हो सकती है। और स्टॉप लॉसेस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिलेश आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो जैसा कि भी वो बता रहे थे कि स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करें। मार्केट में अगले कुछ दिन उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा बना रह सकता है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और ज़्यादा ढेर सारी पोजीशन ना लेके चले, क्वांटिटी थोड़ा कम रखें। और इस बीच एसबीआई काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय वो दे रहे हैं। वर्लपूल माफ़ कीजिएगा, एसबीआई में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं 475 के लेवल्स के लिए। वर्लपूल में भी बिकवाली की राय यहाँ पर उनकी तरफ से दी जा रही है। 1600 से 1580 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग की रणनीति हम आपको बताएंगे कि आज इंट्राडे के लिहाज से नजर कहाँ रखनी है। लेकिन चलिए पहले अब समझ लेते हैं कि आज खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं। और शुरुआत हम करेंगे Q1 अपडेट के साथ, क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि काफी सारी कंपनियां पहली तिमाही के अपडेट भी जारी कर रही हैं। ऐसे में कौन कौन सी कंपनी के अपडेट कल बाजार बंद होने के बाद आई, एक बार ये भी समझ
हैं और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए पहली तिमाही की अपडेट किस कंपनी ने जारी की है कल? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है BFSI स्पेस में बस चल रहा है और जो पहले तिमाही की अपडेट की बात करें तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपडेट आया। ऑपरेशनल एडवांसेस में जो है ऑफकोर्स 28% का ग्रोथ देखने मिला, लेकिन डिस्पर्समेंट जो ऐसा चीज़ है जो लगभग 3 गुना बढ़ चुका है साल दर साल अगर आंकड़ों के बारे में बात करें तो। ओवरऑल देखा जाए तो ऑपरेशनल आंकड़े स्ट्रॉन्ग आए हैं। स्पंदन स्फूर्ति के जो है रिजल्ट्स आए हैं और यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी में एक इंप्रूवमेंट देखने मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आय देख लीजिए या नेट इंटरेस्ट इनकम जो कहते हैं, इसको ट्रैक करते हैं, उनमें लगभग 42% का डिग्रोथ देखने मिला और वही चीज़ जो है आपको प्रॉफिट में भी देखने मिला है। कंपनी की जो है कमेंट्री भी मैनेजमेंट की आई है कि वो माइक्रो फाइनेंस बुक को जो है 15,000 करोड़ तक का जो AUM जो है वित्त साल 2025 तक करेंगे। स्टॉक को ज़रूर अपने फोकस में रखिएगा। इसके अलावा जो है बिट्स एंड पीसेस में मिड कैप और स्मॉल कैप्स में न्यूज़ फ्लो आ रही है। डेल्टा कॉप और नज़ारा टेक जो है फोकस में रहने वाला। आज डिसीजन आ सकती है जो GST लगने वाला कसिनो और ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर, तो आज डिसीजन आ सकता है, तो ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज में भी एक इंपॉर्टेंट बल डील हुई है। आपके फॉरेन निवेशक नोमुरा सिंगापुर ने जो है लगभग 1.56 लाख शेयर्स की जो है खरीदारी की है, तो स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। यूरेका फोर्ब्स में जो है मैनेजमेंट चेंज हुई थी, तो वहाँ पे एक अप्रूवल आ गई कि प्रतीक पोटा जो है MD CEO बनने वाले हैं और अपनी उनकी जो क्या बोलते हैं ड्यूरेशन जो है काम का वो अगस्त 16 से स्टार्ट होने वाला है और ये रेजिग्नेशन जो है जो आउटगोइंग मिस्टर शॉफ का वो भी इफेक्टिव हो गया। आलू वाला कॉन्ट्रैक्ट्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे लगभग 150 करोड़ का ऑर्डर आया है कि वो एमिटी की जो कैंपस है वो बेंगलोर में बनाए और वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वित्त साल 2023 में जो है ऑर्डर इनफ्लो भी 860 करोड़ के तकरीबन आया है। टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग स्मॉल कैप कंपनी फोकस में रहेगा। बोर्ड ने जो है 130 करोड़ रुपए की जो है शेयर बायबैक की मंजूरी दे दी है। जो बायबैक प्राइस है वो लगभग 325 रुपये प्रति शेयर है और ये ओपन मार्केट रूट से होने वाला है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे 14 जुलाई को है बोर्ड की विचार करेगी मीट की कि वो फंड रेज करे या तो इक्विटी या कन्वर्टेबल बॉन्ड से। और एक और न्यूज़ है जहाँ पे हिमाद्री स्पेशलिटी आप स्टॉक में भी बहुत अच्छी रिएक्शन देखने मिली है और वहाँ पे फैमिली सेटलमेंट अमंग्स प्रोमोटर्स हुई थी कल। और आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि जो 14 जुलाई को कंपनी विचार करने वाली है कि इक्विटी से फंड रेज किया जाए, तो ज़रूर ये स्मॉल कैप स्पेस में मिड कैप स्पेस में आज एक्शन जो है न्यूज़ बेस्ड बेसिस पे फ्लो अच्छा दिखने वाला है। बिल्कुल, तो ढेर सारी खबरें हैं। क्वार्टर 1 अपडेट आए हैं NBFC कंपनी के लिए और आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों से जुड़ी खबरें आज निकल कर आ रही है, तो उस पर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन फोकस रहेगा अब नतीजों पर भी। TCS के नतीजे हमने देखे और अब आज HCL टेक के भी नतीजे आने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट रहेगा HCL टेक के नतीजों में देखना, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और शरद हमारे साथ बने हुए शरद के पास चलते हैं HCL टेक का प्रीव्यू समझने के लिए। शरद बताइए, चलिए शरद से वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे HCL टेक का नंबर्स समझने के लिए, लेकिन एक बार एक और खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। और यहाँ पर कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स राइडिंग पर GST दर बढ़ेगी या नहीं, इस पर एक बार फिर से मंत्री समूह आज बैठक करेगा, जिसमें इन गतिविधियों पर टैक्स लगाने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता मेघना मित्तल। मेघना बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, जो GST की GOM है ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज और हॉर्स रेसिंग पर, उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है कल। ये मीटिंग वर्चुअली होगी। ये हम जानते हैं कि जो ये GOM है ये मेघालय CM हेड करते हैं। ये 8 मेंबर GOM है जिसमें काफ़ी स्टेट्स, इंपॉर्टेंट स्टेट्स जिसमें वेस्ट बंगाल भी इंक्लूडेड है। ये याद रखिए कि ये GOM ने अपनी रिपोर्ट हालांकि सबमिट कर GST काउंसिल को पिछले मीटिंग में, लेकिन GST काउंसिल ने ये डिसाइड किया था कि 15 डेज टाइम और दिया जाए, जिस पे कसिनोज पे क्या रेट लगेगा उस पे थोड़ी सी और क्लैरिटी हो, उस पे डिस्क्रिप्शन GOM रिपोर्ट में दिया जाए। उसके बाद ये रिपोर्ट फिर से डिस्कस की जाएगी, जबकि GST काउंसिल मीटिंग जब होगी अगस्त के फर्स्ट वीक में, जो कि लाइकली डेट है जो हमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बताई थी। तो जी ये 15 जुलाई तक इनको GOM को रिपोर्ट सबमिट करनी है। इसमें याद रखिए कि पहले भी जो GM ने रिपोर्ट सबमिट करी थी उसमें फ्लैट 28% का रेट सजेस्ट किया था तीनों आइटम के लिए, लेकिन जो कसिनोज है उस पर गोवा ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि कसिनोज पे ट्रीटमेंट जो है डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि एंट्री टिकट और जो रिटर्न कॉइन्स होते हैं कसिनोज में उस पर काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि इस पर
जीएसटी के अंदर थोड़ा ट्रीटमेंट डिफरेंटली होना चाहिए, इसीलिए ये 15 दिन दिए गए थे। तो अब ये देखना बाकी रहेगा कि जो कल की जो जीएसटी की जो जीओएम की मीटिंग होती है उसमें क्या डिसाइड होता है, क्योंकि ये मीटिंग लास्ट मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि 15 जुलाई तक उनको रिपोर्ट भी अपनी सबमिट करनी है। तो अब ये देखना रहेगा कि कैसीनोज, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर फिर से जो रिव्यू होता है कल, उस पर क्या रेट डिसाइड होता है। बिल्कुल, तो चलिए देखिए फिर से इस पे चर्चा शुरू हो चुकी है और कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी और इसमें कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पर कितनी जीएसटी लगती है, इस पर एक बार फिर से चर्चा शुरू होगी। तो इस तमाम खबर पर और इससे जुड़े अपडेट पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए हम बात कर रहे थे नतीजों की और एक बार समझ लेते हैं आज आने वाले नतीजे कैसे रहते हैं। उसमें HCL टेक आज अपने नतीजे घोषित करने वाला है, तो क्या अनुमान है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जिस पर की फोकस रहेगा, ये तमाम जानकारी लेकर शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए HCL टेक के नंबर से क्या अनुमान है, हमारा पोल क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दूसरी बड़ी आईटी कंपनी जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, TCS के जो है थोड़े से डिसअपॉइंटिंग सेट ऑफ रिजल्ट्स आए थे। और अगर HCL टेक की बात करते हैं यहाँ पे भी स्टॉक जो है लगभग 30% इस साल ऑलरेडी गिर चुका है। अब इंपॉर्टेंट आंकड़ों की बात करते हैं, रुपी रेवेन्यू में जो है लगभग 3% का ग्रोथ का इजाफा है, डॉलर रेवेन्यू लगभग सपाट रहने वाली है। और ये जो है उनके जो ऑपरेशनल नंबर्स होंगे, जो ऑपरेशनल प्रॉफिट्स जो एबिट कहते हैं, वो भी जो है सपाट आने का अनुमान है। हालांकि मार्जिन्स में दबाव रहेगा, लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का अनुमान है कि तिमाही तर तिमाही जो है एक इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। जो कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ होती है, जो एक IT कंपनी की इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है ट्रैक करने के लिए, यहाँ पे 2.5 से लेकर 3% तक का ग्रोथ का अनुमान है। और यहाँ पे जो ग्रोथ आएगी उनके IT सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विस के सेगमेंट से ग्रोथ आने का जो है ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन्स में इंपैक्ट ज़रूर रहेगी क्योंकि वीज़ा कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ी है और वेज हाइक्स हुए हैं, तो इसके कारण जो है ये इंपॉर्टेंट मार्जिन्स पे दबाव रहेगा। लेकिन एट्रिशन लेवल से इस चीज़ पे भी एक फोकस रहने वाला है। और जो डील साइज़ का एक्सपेक्टेशंस है वो लगभग 1.5 से लेकर $2 बिलियन का जो डील साइज़ है वो रहने वाला। अगर आगे देखते हुए कमेंट्री देखें तो दो इंपॉर्टेंट बात रहेगी, डील पाइपलाइन और लेवल्स कैसे रहते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात रहेगा कि जो गाइडेंस होती है उसमें कोई कटाव या जो घटाव देखना मिल सकता है कि नहीं। और जो लास्ट क्वार्टर में जो गाइडेंस था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 12 से लेकर 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे CC ग्रोथ पे था वित्त साल 2023 के लिए। और एबिट मार्जिन गाइडेंस जो वित्त साल 2023 के लिए था वो लगभग 18 से लेकर 20% तक हो सकता है। तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक डाउनग्रेड देखने मिल सकता है इन गाइडेंस में। तो ओवरऑल जो है मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स या थोड़े वीक सेट ऑफ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं HCL टेक से। तो गाइडेंस पर नजर रहेगी और ओवरऑल अगर बात करें तो कमजोर नंबर्स HCL टेक की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो TCS के बाद HCL टेक भी है जो कि नतीजे आएंगे और थोड़ा प्रेशर वो IT स्टॉक्स पर बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबर आपको बता देते हैं। और आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सौदे रुपए में भी किए जा सकेंगे। RBI ने इस सिलसिले में एक सिस्टम भी बनाने का फैसला लिया है। RBI के मुताबिक दुनिया के कई देश रुपए में कारोबार करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर, चलिए जानते हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया मैकेनिज्म लेके आया है जिसमें जो पेमेंट सेटलमेंट है वो पूरी तरीके से भारतीय रुपये में होगा। अभी तक आपने देखा होगा एक जो यूक्रेन का संकट आया था उसमें सैंक्शंस लगा दिए गए थे कंट्रीज पे, जिसमें बोला गया था कि जो लोकल करेंसी है उसमें सभी देश पेमेंट ना करें। तो ऐसा अगर कोई संकट आता है तो एक्सपर्ट्स का मानना है ये जो नया मैकेनिज्म आया है उससे काफ़ी मदद मिलेगी। अब ये भी जान लें कि आखिर इस नए मैकेनिज्म में है क्या। इसमें यहाँ पे RBI ने डिसाइड किया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट है वो अब रुपये में हो सकता है और यहाँ पर इन्वॉइसिंग, पेमेंट, सेटलमेंट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का ये रुपये में पॉसिबल होगा। अब ये डिसीजन लिया इसलिए गया है क्योंकि रिजर्व बैंक का कहना है कि वो ग्लोबल ट्रेड के साथ साथ जो भारत का एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करना चाहता है। साथ ही साथ जो पिछले कई सालों से जो भारतीय रुपए में इंटरेस्ट था ग्लोबल ट्रेड कम्युनिटी का, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो निर्णय है वो लिया गया है। इसके लिए अगर परमिशन की बात करें तो जो डिपार्टमेंट है फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बैंक का, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी ये जो नए सेटलमेंट तय करने के लिए। साथ ही साथ अगर जो दो कंट्रीज हैं जो ये सेटलमेंट के लिए जा रही हैं वो मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स पे ये सेटलमेंट कर सकती हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर ये जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी अहम डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। आरबीआई की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला हो सकता है और रुपए में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भुगतान होगा। काफ़ी सारे देश इसमें दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है और इससे जुड़े अपडेट पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार ये समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग। बताइए ब्रोकरेज हाउस की नजर आज कहां पर है? गुड मॉर्निंग पूजा। शुरुआत करते हैं हम स्टार हेल्थ से। तो क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 600 प्रति शेयर का। स्टार हेल्थ ने Q1 की एक बिजनेस अपडेट दी है, जिससे हम देख सकते हैं कि रिटेल हेल्थ प्रीमियम्स करीब 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुए हैं। नियर टर्म ग्रोथ और अर्निंग सेंटिमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है और इसी के चलते क्रेडिट स्विस ने स्टार हेल्थ पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा। फोकस करिएगा फोर्टिस पर भी। जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 286 प्रति शेयर का। बाय रेटिंग देने का मुख्य कारण है ईबिटा मार्जिन में सुधार की अपेक्षा। की हॉस्पिटल्स के परफॉर्मेंस के कारण फोर्टिस के ईबिटा मार्जिन हालांकि गिर सकते हैं और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जेफरीज ने फोर्टिस पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा। एनबीएफसी शेयरों पर भी जान लेते हैं क्रेडिट स्विस की क्या राय है। ग्रोथ और एसेट क्वालिटीज में सुधार अभी भी जारी है। फोकस अब शिफ्ट होगा पर। हाउसिंग डिमांड काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। इनफैक्ट अगर हम हाउसिंग सेल्स की बात करें तो ये 9 ईयर हाई पे है। उनके मुताबिक चोलामंडलम एक प्रेफर्ड स्टॉक है। यहाँ पे कंपनी नए कारोबार में एंट्री कर रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी उन्हें पसंद है क्योंकि साइक्लिकल रिकवरी देखने मिल रही है और वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। अगले स्टॉक पर फोकस करेंगे, वो है लेमन ट्री। मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य रखा है 86 प्रति शेयर का। बिजनेस ट्रैवल में पिकअप के कारण लेमन ट्री को फायदा हो सकता है। कॉस्ट रैशनलाइजेशन से भी मार्जिन्स में सुधार आ सकता है और इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है लेमन ट्री पर। फोकस करते हैं डीमार्ट पर। जेपी मॉर्गन ने डीमार्ट पर अपनी राय दी है। हाल ही में कंपनी ने अपने पहले तिमाही के नतीजे डिस्क्लोज किए थे और जेपी मॉर्गन के मुताबिक उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य रखा है 3150 प्रति शेयर का। डीमार्ट के जो पहले तिमाही के नतीजे थे वो एक्सपेक्टेशंस यानी अनुमान से काफ़ी बेहतर आए थे। उनके मुताबिक ये ऑप्टिमिज्म है, जो ये बेटर एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट आया है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और बढ़ते स्टोर्स के कारण और इन्फ्लेशन के कारण रेवेन्यू में ग्रोथ दिख सकता है और इसी के चलते उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय दी है। डीमार्ट पर लक्ष्य रखा है 3150 प्रति शेयर का। फोकस करिएगा फाइनेंशियल शेयरों पर। तो सिटी ने अपनी राय दी है फाइनेंशियल्स पर। उनके मुताबिक एक लो बेस और अबाव सीजनल ग्रोथ के कारण लोन ग्रोथ में करीब 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिल सकती है। एनआईएम पे कमेंट्री पर की फोकस रहेगा और जो बड़े प्राइवेट बैंक्स है वो एनआईएम फ्रंट पर काफी बेहतर प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ट्रेजरी लॉसेस के कारण पीएसयूज का मुनाफा हालांकि गिर सकता है। अगर हम एनबीएफसीज की बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ में पिकअप दिख सकता है, मगर एनआईएम्स लाइकली डिक्लाइन हो सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और उनके मुताबिक कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आ सकते हैं इंडसइंड बैंक और एसबीआई लाइफ से। आखिर में फोकस करते हैं अपोलो हॉस्पिटल पर। तो सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य को हालांकि घटाया है 4470 प्रति शेयर का। डिजिटल एक्सपेंशन के कारण अनुमान से अधिक कैश बर्न एक की रिस्क है। रेवेन्यू ग्रोथ मिड टीन्स में रह सकते हैं और मार्जिन्स में भी सुधार आ सकता है। उनके मुताबिक अपोलो का कैश बर्न FY24 में भी चल सकता है और ये सारे फैक्टर्स को नजर में रखते हुए सीएलएसए ने अपोलो हॉस्पिटल पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा। बिल्कुल, तो रिपोर्ट्स भी काफ़ी सारी हैं। यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल पर है, फाइनेंशियल्स पर सिटी की रिपोर्ट आई है, इसके अलावा डी मार्ट, लेमन ट्री जैसी तमाम कंपनियां हैं। तो यहाँ पर भी रिपोर्ट्स काफ़ी सारी आई हैं। इन तमाम कंपनियों के एक्शन पर हमारी नज़र रहेगी कि ब्रोकरेज हाउस के दम पर यहाँ पर किस तरह की चाल देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो चलिए, ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट्स की, लेकिन अब आपको कमोडिटी मार्केट की तरफ ले चलते हैं और वहां समझते हैं कि क्या रणनीति अपनानी चाहिए। और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वंदना, थैंक यू मच समय देने के लिए ईटीना स्वदेश को। सबसे पहले तो सोने चांदी पर राय दीजिए, वहां पर क्या करें? सोने में तो हम देख रहे हैं कि वीकनेस काफ़ी बढ़ गई है, 9 महीने के निचले स्तर पर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर किस तरह से कारोबार करना चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा जी। आप जैसा देख रहे हैं कि हर जो भी यहाँ पे बाउंस आता है गोल्ड और सिल्वर में, वहाँ से एक बिकवाली जो है वो आ जाती है। तो कह सकते हैं कि सेलेक्ट डिप्टी की स्ट्रैटेजीज है वो यहाँ पे चल रही है आजकल। रीजन भी है यहाँ पे पूजा
क्योंकि डॉलर इंडेक्स में लगातार हम लोगों ने उछाल आता हुआ देखा और अभी भी ये 108 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। और आने वाले समय में 26-27 से जब फेड की मीटिंग है तो ऑलरेडी यहाँ पे ये चीजें हैं मार्केट में एक्सपेक्टेशन की 75 बेसिस पॉइंट जो है वो एक इंक्रीज आएगा और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है डॉलर इंडेक्स एक बार 109.5 की तरफ जाए। तो डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आ रही है उसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड में हम लोगों ने एक प्रेशर आता हुआ देखा है गोल्ड सिल्वर में। और कोई भी वीक न्यूज आती है इकोनॉमिक फ्रंट पे उसे गोल्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा कैश नहीं कर पा रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी का जो माहौल है वो डाउनसाइड का है। थोड़ा सा इंडियन मार्केट में रुपी ने रोक के रखा था इसके फॉल को, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आज के दिन में भी हो सकता है कि 50,400 तक के लेवल्स आता हुआ हम देखें। अगर सिल्वर की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर को भी सेल करना चाहिए 57,250 के करीब। इसका जो टारगेट होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, 56,300 तक चौपस लगाना होगा 57,650 का। बिल्कुल। डॉलर इंडेक्स देखिए हम देख भी रहे हैं कि इस वक्त 108 के लेवल को भी पार कर चुका है और उसी के चलते सोने में वीकनेस भी देखने को मिल रही है, जो कि वंदना भी शेयर भी कर रही थी। इसके अलावा वंदना, कच्चा तेल यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार उतार चढ़ाव बन ही रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या ट्रेंड देख रही हैं आप? ट्रेडर्स को क्या राय दे रही हैं यहाँ पर? कि कच्चे तेल में तो हम लोगों ने बहुत मूव आता हुआ देखा और ये जो मूव है ये दोनों साइड के मूव है। यानी कि लोअर साइड पे यहाँ अप साइड मूव आ रहा है, एक बाउंस आता है और अप साइड से देखते हैं कि गिरावट आ रही है। जो मेजर ट्रेडिंग जोन है यहाँ पे एमसीएक्स में, वो मुझे लग रहा है कि नीचे में 8100 से ऊपर तो 9000 का है। तो इस रेंज में ये कमोडिटी मूव कर सकती है। अगर आज की बात मैं करूं तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में एक जो गैप डाउन ओपनिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है 100 से 150 रुपए तक का यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लोअर साइड में एक बार एक गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि नेशनल गैस में भी मुझे यहाँ एक फॉल लग रहा है। तो जो भी बाउंस आता है वहाँ से फॉल ही एक्सपेक्ट करना होगा और मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग साइड में ही रहना चाहिए। और नेशनल गैस में भी मुझे लग रहा है कि 15-20 रुपीज तक का जो फॉल है आज के दिन में आता हुआ हम देख सकते हैं। बिल्कुल, नेचुरल गैस में कमजोरी है और ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है वो अभी गिरावट का ही है। तो कोई भी बाउंस आता है तो बिकवाली के मौके वहां पर ढूंढिए। वरना बेस मेटल्स भी क्या करें? बेस मेटल में एक वीक कंफर्मेशन ही है, वीकर साइड ही यहाँ पे टेक्निकल चार्ट भी बता रहा है कि वीकर साइड ही यहाँ पे मूव करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो बेस है यहाँ पे वो 108 पर डॉलर इंडेक्स का ट्रेड होना और साथ में वीकर डेटा आना, ये यहाँ पे एक कह सकते हैं कि वीक इंडिकेशन है। दूसरी चीज यहाँ पे पूछा है कि ईजी लेंडिंग जो चाइना से है उसके बावजूद भी यहाँ पे हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ नहीं देखा था, एक अग्रेशन आता हुआ नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ पे लेंडर्स तो तैयार है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी स्टॉल्ड है चाइना में। तो एक उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है, रिसेशन फेयर भी है यहाँ पे, उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है बेस मेटल पे। तो मेरे ख्याल से बेस मेटल में भी सेलिंग प्रेशर जो है वो दिखेगा। एक कमोडिटी है यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि इसमें सेलिंग करके दोबारा चलना चाहिए, वो जिंक है। काफी हाई प्रीमियम पे ट्रेड हुआ था, 380 से ऊपर के इसके हाईज लगे थे। मुझे लग रहा है कि इससे फर्दर सेल आएगा। अभी ये करंटली 278 के अराउंड आता है तो सेलिंग करना चाहिए। 272.5 टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं 280.5 का। ओके, वंदना बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये सारी जानकारी भी हमें देने के लिए। तो सोने चांदी में बिकवाली का ही ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पर सिल्वर में बिकवाली के मौके नज़र आ रहे हैं, 56,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और बेस मेटल्स में भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो जिंक में बिकवाली करके चल सकते हैं आप। 270-250 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवा देते हैं और हमारी बात हुई है रेनेसेंस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पवन पारेख से और उनका कहना है कि आईटी और फार्मा समेत सभी ग्लोबल कारोबार में अपना एक्सपोजर वो कम कर रहे हैं, जबकि कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और मेटल्स जैसे डोमेस्टिक बिजनेस को लेकर उनका नजरिया बेहद पॉजिटिव है। तो हमने लास्ट 3-4 महीने में क्या किया है कि जितने भी ग्लोबल बिजनेसेस थे हमारे पोर्टफोलियो में, आईटी सेक्टर बोल लीजिए, फार्मा बोल लीजिए, थोड़े बहुत ऑटो में जो ग्लोबल एक्सपोजर वाले स्टॉक्स थे वहां पर हमने हमारा एक्सपोजर कम किया है। और डोमेस्टिक इकोनॉमी बेस्ड जो बिजनेसेस है जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, बैंकिंग पे हम पिछले 1-2 साल से काफी पॉजिटिव है और हमको ऐसा लगता है यहाँ से अगले 2-3 साल भी बैंकिंग में बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है।
उसके अलावा ऑटो सेक्टर जो डोमेस्टिक ऑटो फोकस कंपनीज है, कैपिटल गुड्स है, जैसे अभी हमने मेटल्स की बात करी, हमें ऐसा लगता है कि मेटल्स में बड़ा केपेक्स होगा और मेटल यूजर इंडस्ट्रीज में ही बड़ा केपेक्स होगा, केपेक्स साइकिल रिकवरी होगी कंट्री में, तो इसके लिए हमको ऐसा लगता है कैपिटल गुड्स में अच्छा पैसा बनने वाला है अगले 2-3 साल के लिहाज से, तो हमने कैपिटल गुड्स में हमारा वेट बढ़ाया है। और एक और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो सेक्टर है वहां पर हमने वेट बढ़ाया है। तो लास्ट 3-4 महीने में हमने इस तरह से हमारे पोर्टफोलियो को पोजीशन किया है। एक छोटा सा